नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 4 में, जहां हम चैनल कोडिंग टेक्निक्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था चैनल कोडिंग के बारे में, उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था चैनल कोडिंग के बारे में। उसमें हमने देखा कि चैनल कोडिंग के माध्यम से आप कैसे एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और जब आप कुछ और कोड का प्रयोग करते हैं आप चैनल डिटेक्ट के अलावा चैनल करेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। जो एरर होती है चैनल में उसे आप करेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी के, उसके बाद रेक्टेंगुलर कोड्स, प्रोडक्ट कोड के एग्जांपल देखे थे। फिर हमने ट्रेड ऑफ्स देखा था कि चैनल कोडिंग के माध्यम से बेसिकली क्या ट्रेड ऑफ आपको नज़र आता है। बेसिकली आप कैसे ईबी बैनो और प्रोबेबिलिटी एरर के में ट्रेड ऑफ ला सकते हैं चैनल कोडिंग के माध्यम से। चैनल कोडिंग के माध्यम से आप प्रोबेबिलिटी एरर घटा सकते हैं और ईबी बैनो की वैल्यू भी घटा सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ चैनल कोडिंग का उपयोग करके। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में हम पहले दो स्मॉल न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये देखेंगे हम ट्रेड ऑफ किस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं और क्या चैनल कोडिंग हर एक स्थिति में आपको फ़ायदा ही पहुंचाती है कि किसी जगह पर चैनल कोडिंग का उपयोग करने के बाद भी कोई परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आता है। इस संदर्भ में हम दो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आज। पहला न्यूमेरिकल में देखेंगे चैनल कोडिंग के माध्यम से आप कैसे प्रोबेबिलिटी एरर घटा सकते हैं और दूसरे न्यूमेरिकल में देखेंगे कि आप चैनल कोडिंग का उपयोग करके भी कुछ परफॉर्मेंस में कोई वृद्धि नहीं ला सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर हम न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं और पहले हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल कोडेड वर्सेस अनकोडेड परफॉर्मेंस हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। तो इसमें जो न्यूमेरिकल आप अगर देखोगे इसमें ये बताया गया है कंपेयर द मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी फॉर अ कम्युनिकेशन लिंक विथ एंड विदाउट द यूज ऑफ एरर करेक्शन कोडिंग। तो इसमें हमें मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी निकालना है। मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी निकालना है कम्युनिकेशन लिंक विथ एंड विदाउट द यूज ऑफ एरर करेक्शन कोडिंग। हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिटेक्टेड एरर, वो सब के बारे में हमने पहले लेक्चर में पार्ट ए में पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिटेक्टेड एरर किस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इस केस में हमें निकालना है कि विथ एंड विदाउट एरर करेक्शन में मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसमें कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। एज्यूम दैट द अनकोडेड ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीपीएसके मॉड्यूलेशन। तो बीपीएसके मॉड्यूलेशन हम सबको पता है, इसे बाइनरी मॉड्यूलेशन, इसे हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में भी पढ़ा था, जहां आप 0 और 1 को बेसिकली फेज शिफ्ट 0 और पाई के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि ये एक गॉसियन नॉइज है। गॉसियन नॉइज से मेरा संदर्भ है एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज है। सिग्नल पावर टू नॉइस पीएसडी, जो सिग्नल पावर से नॉइस पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी की वैल्यू जो दी हुई है वो PS/N0 43776 दी हुई है। डेटा रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4800 बिट्स पर सेकेंड। एंड उसके अलावा ये तो अनकोडेड की वैल्यूज हो गई। फॉर द कोडेड केस ऑल्सो एज्यूम द यूज ऑफ 15,11 एरर करेक्टिंग कोड that can correct any single error pattern within a block of 15 bits। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। इसमें 15,11 एरर करेक्टिंग कोड का प्रयोग किया गया है कोडिंग केस में। तो 15,11 से हमारा संदर्भ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट पार्ट में भी पढ़ा था, इसका मतलब होता है n की जो वैल्यू है वो 15 है और k की जो वैल्यू है वो 11 है। तो जो पैरिटी बिट्स है वो आपकी n-k वो हो जाएगी 15 - 11 हो जाएगी 4। तो ये पैरिटी या चेक बिट्स जो जिसे हम कहते थे लास्ट पार्ट में, वो सी वैल्यू 4 हो जाएगी। नंबर ऑफ चैनल बिट्स, चैनल सिंबल्स, कोडेड बिट्स की वैल्यू 15 है और नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स और डेटा बिट्स की वैल्यू 11 है। तो ये हमको दी हुई है और इसमें यह भी दिया हुआ है कि कोड कैन करेक्ट एनी सिंगल एरर पैटर्न। तो ये बेसिकली इसका मतलब ये है, ये कोड कोई भी एक सिंगल एरर पैटर्न करेक्ट कर सकता है। यानी टी की जो वैल्यू दी हुई है, अगर आपको याद होगा टी का हमने टी किस तरह से डिनोट किया था ताकि वो कितने नंबर ऑफ एरर्स ये करेक्ट कर सकता है। कंसीडर दैट अ डिमॉड्यूलेटर मेक्स अ हार्ड डिसीजंस and thus feed the demodulated code bits directly to a decoder which in turn outputs an estimate of the original message। तो डिमॉड्यूलेटर बेसिकली पहले डिमॉड्यूलेट करता है, उसके बाद डिकोडर के पास भेजा, डिकोडर फिर जो हार्ड डिसीजन लेके जो आउटपुट बेसिकली ओरिजिनल मैसेज के पास भेज देता। तो हार्ड डिसीजन शॉर्ट डिसीजन पे हम अभी नहीं विस्तार में पढ़ेंगे। हार्ड डिसीजन शॉर्ट डिसीजन एक मेथड है जिसके माध्यम से आप डिसीजन लेते हो, बाइनरी डिसीजन लेते हो 0 या 1 के संदर्भ में। ये कुछ अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करके आप एक हार्ड और सॉफ्ट डिसीजन के माध्यम से परफॉर्मेंस आप फर्दर इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो एक सॉर्ट ऑफ बाइनरी डिसीजन है। हार्ड डिसीजन या तो 0 की तरफ होगा या तो 1 की तरफ होगा। तो ये बेसिकली रिसीवर में इसका प्रयोग किया जा रहा है।
तो इसमें हमें इतनी वैल्यूज दी हुई है। इसके अलावा हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो दी हुई बीपीएस के मॉड्यूलेशन है। तो बीपीएस के मॉड्यूलेशन अगर आपको याद होगा, बीपीएस के मॉड्यूलेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू फंक्शन ऑफ 2EB/NO। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है बीपीएसके के मॉड्यूलेशन के लिए। तो इतना हमें जानकारी ऑलरेडी दी हुई है, हम इसको लेके आगे इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हमें मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी अनकोडेड केस के लिए निकालना है। पहले हमें मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी अनकोडेड केस के लिए निकालना है, और इसमें हमें दिखा हुआ है कि जो आपका जो कोडेड नंबर ऑफ बिट्स है वो 15 है और मैसेज नंबर ऑफ बिट्स है वो है 11। ठीक है, तो हमें पहले मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और हमें बिट एरर प्रोबेबिलिटी या चैनल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी दी हुई है PB Q फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2EB/NO। तो ये इंफॉर्मेशन के साथ हम चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि n = 15 दिया हुआ है, k = 11, रेट जो दी हुई है 4800 बिट्स पर सेकेंड दी हुई है, PS/N0 सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की जो वैल्यू दी हुई है वो 43,776 दी हुई है। और हम ये एज्यूम करते हैं अनकोडेड केस में जो चैनल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी, जो बिट के एरर प्रोबेबिलिटी है, वो उसको इस फॉर्म से डिनोट कर रहे हैं, PU Q फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2EB/NO, जो BPSK का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है। और सिमिलरली कोडेड केस में हम इसे Q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2EC/N0, EC का मतलब होता है एनर्जी, चैनल एनर्जी सिंबल, बेसिकली एनर्जी पर चैनल, इसको मैं और फॉर्म में, एनर्जी पर चैनल सिंबल, एनर्जी पर चैनल सिंबल। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि कोडेड बिट्स की जो एनर्जी पर सिंबल होती है उसे हम EC से डिनोट कर रहे हैं, और अनकोडेड केस में जो चैनल पर सिंबल होती है उसे हम EB से डिनोट कर रहे हैं। ये दोनों चीज अलग अलग है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। EB का मतलब अनकोडेड केस का जो एनर्जी पर बिट होता है, और EC का मतलब कोडेड केस में जो एनर्जी पर बिट होता है उसे हम EC के माध्यम से डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी पर चैनल सिंबल। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अनकोडेड केस पर बिट का वो अलग होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अनकोडेड केस का पर बिट का वो अलग होगा, क्योंकि उनकी दोनों की जो एनर्जी पर बिट की वैल्यूज है वो अलग अलग होगी। ओके, तो चलिए, और विदाउट कोडिंग पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम विदाउट कोडिंग, जैसे हमने बताया, पहले विदाउट कोडिंग हम निकालेंगे मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी, फिर इसको विद कोडिंग के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए विदाउट कोडिंग में हम कैसे निकालेंगे। हमने पहले EB/NO निकालने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमें पहले ये निकालना है, PU की वैल्यू निकालनी है। PU की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले EB/NO की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है। तो EB/NO कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है PS/N0 की वैल्यू दी हुई है, वो 43776 दी हुई है। तो 43776 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, फिर हमें 1/R, क्योंकि अगर देखोगे एनर्जी पर बिट का मतलब पावर इंटू टाइम, पावर इंटू एनर्जी पर बिट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, PS इंटू TB। ओके, और TB का मतलब क्या होता है, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं बिट पीरियड, जो हमने देखा TB का मतलब होता है 1/रेट, जितने रेट में आप भेज रहे हो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, उसको हम 1/R को TB के माध्यम से लिख सकते हैं। इसलिए EB की वैल्यू हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, PS/R, और N0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई, तो PS/N0 की वैल्यू हमें पता है, 1/R का मतलब R की वैल्यू हमें दी हुई है वो है 4800 बिट्स पर सेकेंड। तो R की जो वैल्यू दी हुई है हमें वो 4800 बिट्स पर सेकेंड दी हुई है। तो इसके माध्यम से PS/N0 दिया हुआ है, 1/R दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम EB/NO की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू आती है 9.12, इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ दे चुका हूँ, 9.12, अप्रॉक्सीमेटली 9.6 dB के आसपास है वो। इसके माध्यम से हम PU निकाल सकते हैं। PU की वैल्यू जैसे हमने देखा है ऊपर दिए हुए, Q फंक्शन ऑफ 2EB/N0, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम PU की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, और उसकी वैल्यू आती है, मैं इसको यहाँ से, उसकी वैल्यू आती है 1.02 10⁻⁵। ये हर अनकोडेड बिट
की एरर प्रोबेबिलिटी है, ये अनकोडेड बिट की एरर प्रोबेबिलिटी, ये बिट एरर प्रोबेबिलिटी है, ये है बिट एरर प्रोबेबिलिटी, ये है बिट एरर प्रोबेबिलिटी। अब हमें निकालना है मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी। हर एक मैसेज में जैसे देखा था हमने 11 बिट्स है, हर एक मैसेज में 11 बिट्स है, फिर आप उसके बाद में कोडिंग का प्रयोग करते हो। तो अभी हम अनकोडेड केस के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हमें मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें बिट एरर प्रोबेबिलिटी पता है और हमने ये एज्यूम किया है हर एक मैसेज की जो बिट है वो इंडिपेंडेंट है, तो आराम से हम मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अनकोडेड मैसेज ब्लॉक, हम इसको इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है कि आपकी कोई भी एक बिट एरर में है, कोई भी एक बिट एरर में नहीं है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है। जैसे आपकी ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मैसेज बिट एरर में नहीं है, वो 1 माइनस, इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इसको कोई 1 माइनस पीयू होगी कि प्रोबेबिलिटी जो बिट है वो करेक्ट है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में डिनोट करूं, पी करेक्ट, तो 1 माइनस पीयू होगी, ये एक बिट के लिए है। आपके पास टोटल 11 बिट्स है, तो इसको बेसिकली टू द पावर के की जो वैल्यू है वो 11 है, क्योंकि आपकी एक ब्लॉक में 11 मैसेज बिट्स है। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपकी पूरी की पूरी 11 मैसेज बिट्स करेक्ट है। ये मैंने यहीं पर डिनोट किया है इस फॉर्म में। और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 11 में से कोई एक भी बिट इनकरेक्ट है, वो 1 माइनस पी करेक्ट, तो उसको इस फॉर्म में हमने लिखा है। ये प्रोबेबिलिटी जो है ये है 1 माइनस पी करेक्ट। उसका मतलब ये है कि कोई भी 11 बिट्स में से कोई भी एक बिट इनकरेक्ट हो सकती है, और ये प्रोबेबिलिटी कि 11 के 11 मैसेज बिट जो करेक्ट है वो पी करेक्ट की प्रोबेबिलिटी है, और कोई भी एक मैसेज बिट जो इनकरेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी करेक्ट, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैंने पी यू की वैल्यू जो हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं इस पिछले स्लाइड में, उसकी 1.02 × 10⁻⁵ है, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो पूरी मैसेज ये है वो इनकरेक्ट है, तो उसके हम इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू आती है 1.12 × 10⁻⁴, इसकी वैल्यू ये आ जाती है। तो इसका ये प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि कोई भी एक बिट 11 में एक से ज़्यादा एक बिट मैसेज में इनकरेक्ट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1.12 × 10⁻⁴ आ जाती है। ये है मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी फॉर अनकोडेड केस, ये है मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी फॉर अनकोडेड केस। तो ये मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी फॉर अनकोडेड केस। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई S.2 में 1.12 × 10⁻⁴। अब हम करते हैं कोडिंग के साथ इसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फॉर अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच डिले इज अनएक्सेप्टेबल, जहां पर रियल टाइम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जहां पर एज्यूम करते हैं कि डेटा रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है विद कोडिंग एंड विदाउट कोडिंग, तो इस केस में क्या होती है, आपकी इफेक्टिव डेटा रेट क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने कोडिंग का प्रयोग किया है। पहले आप 11 बिट्स भेज रहे थे, अब आप 15 बिट्स भेजेंगे, तो इसकी वजह से आपकी इफेक्टिव डेट में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इफेक्टिव डेट जो आपकी बढ़ जाती है वो हो जाती है 6545 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी इफेक्टिव रेट बढ़ के 4800 से 6545 बिट्स पर सेकंड बढ़ जाती है, क्योंकि 15/11 से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्योंकि आपने पहले 11 बिट्स भेज रहे थे, अब आप 15 बिट्स भेज रहे हो, तो आपका इफेक्टिव डेटा रेट में ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब सेम टाइम में नाउ आप ज़्यादा डेटा बिट्स भेज रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, EC/N0 जो कोडेड बिट पर एनर्जी ऑफ द कोडेड बिट जिसको हम पहले डिफाइन किए थे, उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो PS/N0 1/R ना, R की वैल्यू अभी हो जाएगी 6545। आपकी ट्रांसमिट पावर में वृद्धि नहीं हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। आपकी ट्रांसमिट पावर सेम है, अब उसी सेम ट्रांसमिट पावर में आप ज्यादा बिट्स भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी पर बिट या एनर्जी पर चैनल बिट अब ऑब्वियसली बात है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से आपकी EC/N0 कम हो जाएगी, यानी EC/N0 की जो वैल्यू है वो EB/N0 से
कम हो जाएगी, क्योंकि आपने एरर करेक्शन कोडिंग का प्रयोग किया है और हमें एज्यूम कर रहे हैं कि डिले अनएक्सेप्टेबल है, तो यानी आपको सेम नंबर ऑफ बिट डेटा बिट भेजने हैं, लेकिन आपकी रिडंडेंसी की वजह से आपकी टोटल नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो गई है, लेकिन पावर तो सेम है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी EC/N0 में कमी आ जाएगी, वो यहां पर दर्शाता है। तो EC हम फिर अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कोडेड केस में निकालेंगे पर सिंबल के लिए, तो फिर से हमने Q फंक्शन का प्रयोग करेंगे, वो 2EC/N0 के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम इसका प्रयोग करके इससे निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1.36 इंटू 10⁻⁻4। उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.36 इंटू -4। अगर आप S.1 को और S.3 को कंपेयर करोगे, आपको लगेगा रिकॉर्डिंग का कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि अगर आप बिट एरर प्रोबेबिलिटी में कंपेयर कर रहे हो, सिर्फ बिट एरर प्रोबेबिलिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है कोडेड बिट्स में बिट एरर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है एज कंपेयर टू अनकोडेड केस में। तो जो PC की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो गई है, P ज्यादा हो गई है वो P अनकोडेड केस के मुकाबले, यानी ओके आपकी EC/NO कम हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कोडेड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू PU। लेकिन हमें बिट एरर प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी से मतलब है, क्योंकि मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी में हमें देखना पड़ेगा बेनिफिट्स ऑफ कोडिंग कैसे आती है। अब एक ब्लॉक जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो मैसेज ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं, हम अब कोडिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो 11 जो मैसेजेस थे आपके वो 15 में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि आपने 4 रिडंडेंट बिट्स ऐड किए हैं। तो कोडेड केस में मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी का हम प्रयोग करेंगे, वो है इक्वेशन 4.5 से, जहां हमने मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी में निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिटेक्टेड मैसेज एरर जो निकाला था हमें। तो मैंने वही समराइज किया यहां पर, आप देखो इट कैन बी सीन बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ इक्वेशन 4.1 विद दोज ऑफ इक्वेशन 3.2 दैट बिकॉज द रिडंडेंसी वाज एडेड चैनल बिट एरर प्रोबेबिलिटी हैज डिग्रेडेड। ये मैंने भी बताया है, इसका मतलब PU जो है, PC जो है वो आपकी PU से बढ़ गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज एरर बढ़ गया है। मोर बिट्स मस्ट बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल एंड विद द सेम अवेलेबल पावर। तो आपको ज़्यादा बिट एरर की जरूरत पड़ेगी सेम पावर में, तो ऑब्वियसली बात है आपकी EC/NO में कमी आ गई है, तो उसकी वजह से मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कोडेड केस में एज कंपेयर टू अनकोडेड केस में। इसलिए कोडिंग का भी परफॉर्मेंस अभी तक आपको झलक नहीं आया, इट्स नॉट येट एपरेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोडिंग के साथ परफॉर्मेंस। वी नाउ कंप्यूट द कोडेड मैसेज एरर रेट यूजिंग इक्वेशन 4.5। अब हमें यह पता है कि ये जो कोड है वो एक सिंगल एरर कोड करेक्ट कर सकता है, सिंगल एरर पैटर्न कोड करेक्ट कर सकता है। यानी हम अगर 4.5 का प्रयोग करें तो हम इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, तो जो J की वैल्यू वो 2 से स्टार्ट होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड एरर्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ uncorrected errors in a message block of length n। तो यहाँ पर लेंथ जो n है वो 15 है, तो n यहाँ पर 15 है और हमें पता है कि ये सिंगल एपरेंट करेक्ट कर सकता है t। तो j की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो t+1 यानी 2 से स्टार्ट होगी। इसकी वजह से हम इसका प्रयोग करके इसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जब PC की वैल्यू बहुत कम है, जैसे इस केस में PC की वैल्यू -4 के आसपास है, तो हम बेसिकली रिमेनिंग टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, विल जस्ट कंसिडर द फर्स्ट टर्म। तो हमने 4.6 में उसका अप्रॉक्सीमेशन लिया था। अगर हमने उसका अप्रॉक्सीमेशन का प्रयोग किया तो हम बेसिकली तो मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी को वो निकाल सकते हैं इस फॉर्म में। तो मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा 1.94 इंटू 10⁻⁻6। तो अभी आप कंपेयर करोगे टू S.2 को और S.4 को, तब आपको समझ में आएगा मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी में काफी कमी आ गई है कोडिंग की मदद से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा भाई। S.1 और अगर आप S.3 को कंपेयर करोगे, आप लोगों को कोडिंग का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि बिट एरर प्रोबेबिलिटी में तो ऑब्वियसली डिग्रेडेशन आ गया, क्योंकि आपकी EC/N0 कम हो गई है एज कंपेयर टू EB/NO। उसकी वजह से आपके मैसेज एरर की प्रोबेबिलिटी कोडेड केस में बिट एरर की प्रोबेबिलिटी कोडेड केस में बढ़ गई एज कंपेयर टू अनकोडेड केस।
लेकिन कोडेड केस में आप बेसिकली मैसेज बाय मैसेज डिकोडिंग करते हो। तो अगर आप मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो आप दिखेगा कि मैसेज एरर, आप पूरा मैसेज डिकोड करने का प्रयत्न कर रहे हो तो बेसिकली उस केस में कोडिंग की वजह से आपकी मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी में कमी आ गई है एज कंपेयर टू अनकोडेड केस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है एरर करेक्शन कोडिंग का। ठीक है, तो ये जब रिजल्ट्स कंपेयर कर रहे हैं, मैंने यहां समराइज भी किया है कि अगर आप S.2 और S.4 को कंपेयर कर रहे हो, जहां पर मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज एरर इज इंप्रूव्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 58। तो मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी की जो इंप्रूवमेंट है ड्यू टू द एरर करेक्शन कोड यूज्ड इन दिस एग्जांपल, यानी 58 गुना आपकी मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी में कमी आ गई है अगर मैं कोडिंग का प्रयोग करूं एज कंपेयर टू अनकोडेड केस। This example typically illustrates a typical behavior of an error correction code for real-time communication system. Adding redundancy means faster signaling. जब आप redundancy ऐड करते हो तो आपको डेटा रेट बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे हम इस केस में देखा, आपकी डेटा रेट 4800 से कुछ 6545 बिट्स पर सेकंड पे बढ़ गए, तो आपकी डेटा रेट बढ़ गई। उसकी वजह से एनर्जी पर सिंबल में कमी आ गई थी। एनर्जी पर सिंबल में कमी आने की वजह से आपकी कोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी। जैसे आप कोडेड बिट बढ़ गए, लेकिन आपने कोडिंग का प्रयोग किया था, कोडिंग के प्रयोग की वजह से इट कंपनसेट्स और इनफैक्ट इंप्रूव्स योर मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी। दिस बेनिफिट्स अराइज बिकॉज द बिहेवियर ऑफ द डिकोडर विल एट रीजनेबल वैल्यूज ऑफ ईबी वैनो, कुछ रीजनेबल वैल्यूज ऑफ ईबी वैनो में मोर देन कंपनसेट्स फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डीमॉडुलेटर। तो डीमॉडुलेटर का आपने देखा, पुअर परफॉर्मेंस आ रही थी पीसी में, उसे कोडिंग की मदद से आपने एलिविएट कर दिया, इनफैक्ट उसे इंप्रूव कर दिया, मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी को आपने इंप्रूव कर दिया कोडिंग की मदद से। तो ये पहला एग्जांपल देखा। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जहां हम देखेंगे कोडिंग, भले आपने कोडिंग का प्रयोग कर लिया हो, लेकिन कोडिंग की मदद से आप कोडिंग का प्रयोग करने के बाद भी आपको परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। Consider a 24,12 linear block code capable of double error corrections. तो बेसिकली हम यहां पर दिखा रहे हैं 24,12। इससे मेरा तात्पर्य है n की जो वैल्यू है वो 24 है और k की जो वैल्यू है वो 12 है और n माइनस k की जो वैल्यू है वो भी 12 है। और इसमें डबल एरर करेक्शन दिया हुआ है, यानी t की जो वैल्यू है वो है, t की जो वैल्यू दी हुई है वो है 2। Assume that a non-coherently related binary orthogonal frequency shift keying, तो non और coherently related बेसिकली NC BFSK मॉड्यूलेशन दी है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में। ओके, नॉन कोहेरेंट BFSK, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो हम इस माध्यम से हाफ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है PB, अगर मैं लिखूं e टू पावर माइनस हाफ EB बाय NO, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है नॉन कोहेरेंट बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग को मैं इस माध्यम से लिख सकता हूं। और EB बाय NO जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 10 dB। इसमें डायरेक्टली EB बाय NO का वैल्यू दी हुई है आपको, इसमें डेटा रेट वगैरह नहीं दिया, उसमें डायरेक्टली आपको EB बाय NO की वैल्यू दी हुई है। इसमें डायरेक्टली आपकी सहूलियत के लिए कंपेयर द मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी फॉर अ कम्युनिकेशन लिंक विद एंड विदाउट द यूज ऑफ एरर करेक्शन कोडिंग। तो इसमें आपको मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी कंपेयर करना है विद एंड विदाउट द यूज ऑफ कोडिंग। जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया वो इस न्यूमेरिकल में भी करना है। हमें देखना है कि कोडिंग से आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें बहुत कुछ दी हुई है, हमें EB बाय NO की वैल्यू दी हुई है, तो हम अनकोडेड केस आराम से निकाल सकते हैं। अनकोडेड केस में EB बाय NO की वैल्यू दी हुई है, तो हमें अनकोडेड केस की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, जैसे जस्ट EB बाय NO की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अनकोडेड केस के लिए। सिमिलरली हम कोडेड केस में भी यही करेंगे। पहले हम चैनल सिंबल EC बाय N0 निकालेंगे, EC बाय N0 निकाल के हम चैनल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उसके बाद हम फिर कोडेड मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो जो सेम स्टेप्स हमने लास्ट न्यूमेरिकल में फॉलो किए थे, इस न्यूमेरिकल में भी हम वही सब स्टेप्स फॉलो करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे कैसे देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया n की वैल्यू दी हुई है 24, k की वैल्यू दी हुई है 12 और EB बाय NO की वैल्यू दी हुई है 10 dB। 10 dB यानी लीनियर टर्म्स में भी इसकी वैल्यू 10 हो जाती है। और
अनकोडेड केस में जैसे मैंने बताया कि इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है इसकी वो हाफ ई टू पावर माइनस हाफ ई बी बाय एन ओ है। ई बी बाय एन ओ की वैल्यू आपको ऑलरेडी 10 दी हुई है, तो ये सब वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो हमें इसकी वैल्यू जो मिल जाएगी वो होगी 0.0034। ये हो गया आपकी बिट एरर प्रोबेबिलिटी, ये हो गई बिट एरर प्रोबेबिलिटी, ये बिट एरर प्रोबेबिलिटी। अब इसके बेसिस पे हम मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर ये प्रोबेबिलिटी ये बिट एरर में है, क्या प्रोबेबिलिटी कि ये बिट एरर में नहीं, वो 1 माइनस पीयू होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि के बिट्स एरर में नहीं है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट वो होगा मैसेज इनकरेक्ट अनकोडेड केस में माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। तो हमें जब ये सॉल्व करेंगे इस तरह से हमने यहाँ पे भी निकाला है, तो जो आपकी के की वैल्यू है वो 12 है, हमने पहले भी देख चुके हैं कि 12 मैसेज बिट है, ये अनकोडेड केस है। तो हमें अगर सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.04। तो मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी अनकोडेड केस में इसकी वैल्यू है 0.04। ये बहुत सिंपली हमने निकाल लिया कि जो मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी है 12 बिट का मैसेज है उसकी जो है 0.04। ये अनकोडेड केस के लिए है, ये अनकोडेड केस के लिए। अब हम कोडेड केस के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कोडेड केस में जैसे हम पहले देखे थे, हम पहले EC बाय N0 निकालेंगे। EC बाय N0 को हम बस सिंपली EB बाय N0 इंटू कोड रेट से कर देंगे। कोड रेट इस केस में हाफ है क्योंकि 12 बाय 24, तो जो डेटा रेट में आपकी दोगुना वृद्धि हो जाएगी, यानी आपकी डेटा रेट में जो अगर आपको सेम डेटा रेट मेंटेन करना है तो आपकी जो एनर्जी है बेसिकली एनर्जी जो हर बिट, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ बिट्स दोगुना बढ़ गई है तो एनर्जी पर बिट ऑब्वियसली हाफ हो जाएगी ओरिजिनल के मुकाबले। तो ईबी वैल्यू की वैल्यू जब 10 थी तो ये हो जाएगी 5, यानी मैंने यहाँ पर 5 की वैल्यू जो निकाली वो है। ठीक, ये जो 1/2 है वो k/n कोड रेट है बस। ठीक है, और सिमिलरली हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोडेड केस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन कोडेड केस हम निकाल सकते हैं इस फॉर्म में 0.5 e⁻², यहाँ पर EC/N0 होना चाहिए था, EC/N0। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा, वो वैल्यू आ जाएगा 0.0410। ये देखोगे 0.0410, ये है अनकोडेड, ये कोडेड, सॉरी ये है कोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी, ये है कोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी। अब हमें निकालना है कोडेड मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी, जो इसका हम 4.5 में जो हम उसका प्रयोग करेंगे। तो मैसेज पर कोडेड एरर प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये डबल एरर पैटर्न कन्वर्ट कर सकता है। तो t की वैल्यू 2 से हो जाएगी, तो j जो वैल्यू होती है, जैसे हम देखा t+1, तो j की वैल्यू 3 होगी, और हमें n की वैल्यू ऑलरेडी दी पता है वो है 24। तो हम ये सब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये, और pc की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुकी है, उसकी वैल्यू 0.0410 है। तो बाय अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग 4.6, हम 4.6 का अप्रॉक्सीमेशन अगर प्रयोग करें तो हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके हमें वैल्यू जो मिल जाएगी वो आ जाएगी 0.0580। ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी है। हमने अगर इससे कंपेयर किया PUM अनकोडेड केस में उसकी वैल्यू को 0.04 थी, और PCM जो कोडेड केस है उसकी वैल्यू 0.0580 है। तो यानी इसमें कुछ अलग तरीका का रिजल्ट्स नजर आया हमें। यानी मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी, तो बिट एरर प्रोबेबिलिटी तो डिग्रेड हुई है, इनफैक्ट मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी भी कोडिंग के केस में डिग्रेड हो गई है। यानी इस केस में, स्पेसिफिक केस में कोडिंग से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला है, क्योंकि आपके एनर्जी पर जो बिट है वो कितनी डिग्रेड हो गई, एनर्जी पर सिंबल EC/N0 इतनी डिग्रेड हो चुकी है कि अगर आपने कोडिंग का प्रयोग भी कर लिया, क्योंकि नंबर ऑफ जो रिडंडेंसी आपने इतनी ज़्यादा ऐड कर दी, इसमें 12 बिट्स, जो हर 12 बिट्स में 12 बिट्स रिडंडेंसी ऐड कर दी, उसकी वजह से आप कोड रेट इतना कम हो गया, हाफ हो गया है। इसकी वजह से आपकी EC/N0 इतनी कम हो गई है कि अगर आपने कोडिंग का भी प्रयोग किया, इसमें कोडिंग का जो हमने दिखाया प्रयोग करके, उससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं। इनफैक्ट कोडिंग का प्रयोग करके आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है एज कंपेयर टू अनकोडिंग केस।
ये तो मैंने यहाँ पर भी दिखाया। परफॉर्मेंस कंपैरिजन विद एंड विदाउट कोडिंग इन द प्रीवियस एग्जांपल, अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों को 0.0580 जो इस कोडिंग के केस में है, ये कोडिंग केस में है जैसे मैंने देखा, और ये अनकोडेड केस में है, तो इसमें परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हुआ है, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन विद कोडिंग due to the fact that at such low values of EB by NO the given code does not exhibit the power of coding। इतने लो वैल्यूज हो गए हैं EC by N0 के, इतने लो वैल्यूज हो गए हैं EC by N0 के कि जो कोड है उसमें कोडिंग का बेनिफिट नहीं मिला। फॉर सच केसेस कोडिंग इज नॉट बेनिफिशियल। सच इस सब केसेस में कोडिंग का कोई मतलब नहीं बनता, इसमें आप कोई और टेक्निकल डाइवर्सिटी या कोई और पावरफुल कोड्स का आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसमें आपको या तो डाइवर्सिटी का प्रयोग करें, जो हम इसके बारे में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, या तो फिर आप कोई अलग पावरफुल कोड लाइक टर्बो कोड्स या कोई और इससे बेहतर कोड्स का प्रयोग करें ताकि आपको कोडिंग के एक्चुअल बेनिफिट्स नजर आए। तो ये दो एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छी तरह दर्शाता है कि कहाँ पर आप कोडिंग का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर कोडिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइनर ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए जानना कि हर समय कोडिंग आपको बेनिफिट प्रदान नहीं कर सकता। कुछ केसेस में आपको कुछ और टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ कोडिंग, तो आपको एक्चुअल गेन्स नजर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सिंपल, जैसे मैंने बताया कि क्रॉसओवर रीजन, जैसे मैंने लोअर EB by NO में आपको कोडिंग की कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है। लोअर EB by NO अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, इसमें आपको कोडिंग की कोई बेनिफिट नहीं मिला। आपको यहाँ दिख रहेगा कि विदाउट कोडिंग का जो कर्व है वो परफॉर्मेंस बेटर कर रहा है एज कम्पेयर टू कोडेड केस। एक पॉइंट के बाद अब थोड़ा EB by NO की वैल्यू बढ़ जाती है, जहाँ पर आपको उसके बाद बेसिकली कोडिंग का बेनिफिट्स नजर आता है। इस रीजन ये रीजन में आपको कोडिंग के बेनिफिट्स नजर आते हैं। लोअर EB by NO में कोई नो बेनिफिट्स ऑफ कोडिंग। नो बेनिफिट्स ऑफ कोडिंग, कोडिंग कोई बेनिफिट नहीं होती लोअर EB by NO में। चलिए अब आगे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं लीनियर ब्लॉक कोड्स और LBC। तो लीनियर ब्लॉक कोड्स बेसिकली एक टाइप ऑफ कोड्स है, बेसिकली लीनियर कोड्स है जिसका एक 1-to-1 मैपिंग होता है मैसेज का और कोड वर्ड का। तो बेसिकली एक जो मैसेज आप भेज रहे हैं और जो कोड वर्ड जनरेट हो रही है वो मैसेज के द्वारा, वो एक 1-to-1 मैपिंग होता है, इसलिए इसे हम लीनियर ब्लॉक कोड्स कहते हैं। तो N, K कोड जैसे हमने देखा है, K मैसेज बिट्स ये भी हमने देखा है, N कोड बिट्स, चैनल सिंबल्स ये भी हमने देखा है। देयर आर 2K पॉसिबल मैसेजेस, जैसे K की बिट्स अगर 3 है तो 2 to the power 3 यानी 8 पॉसिबल मैसेजेस हो सकता है। देयर आर 2K पॉसिबल कोड वर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैसेजेस। तो 2K पॉसिबल मैसेजेस के 2K पॉसिबल कोड वर्ड्स हो सकते हैं। कोड वर्ड, हम कोड वर्ड कैसे डिफाइन करेंगे? इज एन एन टू प्ले फ्रॉम द स्पेस VN ऑफ ऑल एन टू प्लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसका मतलब है कि जैसे आपका कोड वर्ड है, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, अगर आगे जाके एग्जांपल देखेंगे हम, अगर 6,3 कोड की मैं बात करूँ, यानी n की वैल्यू 6 हो जाएगी, k की वैल्यू 3 हो जाएगी। k की वैल्यू 3 यानी आपके टोटल 8 मैसेजेस हो जाएंगे, टोटल 8 मैसेजेस हो जाएंगे। और 8 मैसेजेस से कॉरस्पॉन्डिंगली आपके 8 कोड वर्ड्स होंगे, ठीक है। 8 मैसेजेस कॉरस्पॉन्डिंग आपके 8 कोड वर्ड्स होंगे, क्योंकि ए 1-to-1 मैपिंग है मैसेजेस और कोड वर्ड के बीच में। और जो लेकिन n की वैल्यू आपकी 6 है, यानी 2 to the power 6 यानी 64 टोटल सीक्वेंसेस बन सकते हैं। आपको 64 में से 8 कोई सीक्वेंस चेक करना जो 1-to-1 मैपिंग देगा आपको 8 मैसेजेस के साथ। तो कोड वर्ड एग्जांपल इज एन एन टू प्ले, जैसे इसमें ये एन टू प्ले सब स्पेस है, 2 to the power 64 जो सब स्पेस है, स्पेस VN ऑफ ऑल इज एन एन टू प्ले फ्रॉम अ स्पेस VN ऑफ ऑल एन टू प्लेस। इसके आगे जाके विस्तार में इसमें और देखेंगे हम। इसका बोलने का तात्पर्य ये है कि आपकी टोटल 64 ये स्पेस हो सकती है, क्योंकि आपकी n की वैल्यू 6 है, लेकिन आपको 64 कोड वर्ड्स में से कुछ 64 जो वर्ड्स मिलेंगे उसमें सिर्फ आपको 8 कोड वर्ड सिलेक्ट करेंगे जो एक 1-to-1 मैपिंग प्रदान करेगा ये 8 मैसेजेस बिट्स के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैपिंग है जिसे हम आगे जाके और विस्तार में पढ़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल लेता हूं, टेक 3 बिट मैसेज, इसको हमने देखा। आपके 3 बिट मैसेजेस में आपके टोटल 8
मैसेजेस हो गए हैं, ये 8 है, 000100, ये 8 डिफरेंट मैसेजेस है, और ये मैपिंग है एक मैसेज का एक कोडवर्ड के साथ। अगर आप देखोगे ये एक मैपिंग है, ये 3 बिट सीक्वेंस इज कॉल्ड अ 3 टुपले, ये 3 बिट सीक्वेंस 3 टुपले है, और ये 6 बिट सीक्वेंस 6 इज कॉल्ड 6 टुपले। ये 6 डिजिट सीक्वेंस जो है उसे हम 6 टुपले के माध्यम से जानते हैं। और ये आप देखोगे 1 to 1 मैपिंग, जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो कोडवर्ड के, वो बेसिकली मैसेज बिट्स ही है, अगर आप देखोगे यहां पर। तो 2 to the power k to 8 डिस्टिंक्ट मैसेजेस एंड 64 डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू 6 है, तो आपको टोटल 64 डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस मिल सकते हैं, लेकिन हमें उस 64 में सिर्फ 8 सीक्वेंस चाहिए जो आपके जो 8 मैसेजेस के कॉरस्पॉन्ड करेंगे। तो यानी बेसिकली आपको 64 में से 8 ऐसे सीक्वेंस सिलेक्ट करेंगे जो एक बेसिकली 1 to 1 मैपिंग प्रदान करेंगे कोड मैसेजेस के साथ कोड वर्ड की। तो ये इनकोडिंग का चैलेंज है इसमें, लीनियर ब्लॉक कोड्स में, असाइनिंग वन ऑफ द 2 and डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस टू ईच 2 के मैसेजेस, क्योंकि 2 and डिस्टिंक्ट सीक्वेंस आपके 64 है और उसमें से आपको कोई 8 सिलेक्ट करना है आपके 8 मैसेजेस के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये इनकोडिंग लीनियर ब्लॉक कोड की यही चैलेंज है। इसमें आगे देखें किस तरह से हम जनरेटर मैट्रिक्स वगैरह का प्रयोग करके हम इसे मैपिंग कर सकते हैं। तो चैलेंजेस यही है कि आप बेसिकली 8 ऐसे कौन से सीक्वेंस सिलेक्ट करेंगे 64 में से जो 1 to 1 मैपिंग प्रदान करेगा मैसेज सीक्वेंस के साथ। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि आपका मैसेज देखो कोडवर्ड में आपका रिपीट हो रहा है वो सेम, तो लास्ट के 3 बिट्स है तो कोडवर्ड के वो मैसेज सीक्वेंस है, तो पहले 3 बिट्स है वो है पैरिटी बिट्स या तो चेक बिट्स, जिसे हम पैरिटी बिट चेक बिट्स। तो ये पहले जो 3 बिट्स है वो पैरिटी बिट्स है और लास्ट के 3 जो बिट्स है वो इनफैक्ट मैसेज बिट्स ही रिपीट हो रहे हैं इस केस में। तो ये इनकोडिंग चैलेंजेस है कि कैसे आप 64 सीक्वेंसेस में से, क्योंकि आपके एन जो वैल्यू 6 है, टोटल 64 डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस हो सकते हैं 6 डिजिट के, उसमें से आप 8 कौन से सीक्वेंस सिलेक्ट करेंगे जो 1 to 1 मैपिंग प्रदान करेगा आपके मैसेज सीक्वेंस के साथ। तो उसको समझ उसको जानने के पहले हम थोड़ा नंबरिंग सिस्टम पे ध्यान देते। नॉर्मल नंबरिंग सिस्टम आपको पता होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम दिखेंगे फाइनाइट फील्ड नंबरिंग सिस्टम, जिसे हम गाल्वा फील्ड नंबरिंग सिस्टम के माध्यम से भी जानते हैं। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक इटसेल्फ एक काफ़ी बड़ा एरिया ऑफ वर्क है और काफ़ी मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट वालों ने रिसर्च किया है इसके संदर्भ में। मैं बस इसको लिंक करूंगा लीनियर ब्लॉक कोड्स के बेसिकली कैसे हम गाल्वा फील्ड को लीनियर ब्लॉक कोड्स में प्रयोग कर सकते हैं। तो गाल्वा फील्ड नंबरिंग सिस्टम इज अ फाइनाइट फील्ड नंबरिंग सिस्टम, एक फाइनाइट फील्ड नंबरिंग सिस्टम है। तो नॉर्मल नंबरिंग सिस्टम हम जानते हैं वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, वो इनफाइनाइट फील्ड नंबरिंग सिस्टम है। जैसे मैं गाल्वा फील्ड 2 की बात करूं, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है 0 और 1। रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑपरेशंस, अगर मैं एडिशंस करूं या मल्टीप्लिकेशंस करूं, मस्ट बी इन द सेम फील्ड। अगर मैं गाल्वा फील्ड 2 की बात करूं, जैसे बाइनरी एडिशन जिसमें कहते हैं, वो सिर्फ दो इसमें एलिमेंट्स है 0 और 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो उसका जो वैल्यू आएगी वो भी इसी फील्ड में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 + 0 करूं तो 0 आ रहा है, 0 + 1 करूं तो 1 आ रहा है, वो भी इसी फील्ड में। अगर मैं 1 + 1 करूंगा तो इस सॉर्ट ऑफ साइकिल होकर 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की वैल्यू जो है वो वापस से मैप हो जाएगी 0 पे। सेम 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1। तो जो भी इस पे आउटपुट आ रही है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, वो सेम फील्ड में रहती है। सिमिलरली अगर मैं गाल्वा फील्ड 3 की बात करूं, उसमें 3 एलिमेंट्स है 0 1 और 2। उसमें वही कंडीशन है कि रिजल्ट्स ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन शुड बी विद इन द सेम फील्ड। तो अगर 1 + 1 है 2 है, 2 इस फील्ड में है, 2 + 1 3 हो जाता है, तो 3 की मैपिंग वापस 0 में कन्वर्ट हो जाती है। और 2 + 2 4 होता है, 4 को नॉर्मल सिस्टम में, लेकिन वो 4 की इसी फील्ड में होना चाहिए, 4 की वापस से मैपिंग 1 पे हो जाती है। तो ये जो है 0 1 2 ये आपस में साइक्लिंग होते रहता है इसकी। ठीक, और 0 × 0 0, 0 × 1 0, 2 × 1 2। तो ये जो भी आउटपुट आ रही है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, वो सेम फील्ड में रहती है। जैसे 3 आया इट विल बी मैप टू 0, 4 आया इट विल बी मैप टू 1। अगर इन केस को और आगे गाल्वा फील्ड 4 भी होता है, गाल्वा फील्ड 5 भी होता है, तो ये फाइनाइट फील्ड नंबरिंग सिस्टम है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो होती है वो सेम फील्ड में आ जाती है।
तो गाल्वा फील्ड 2 का बेसिकली हम प्रयोग करेंगे वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस डिफाइन करने में। तो पहले हम देखते हैं वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस क्या होते हैं। द सेट ऑफ बाइनरी एंड टू प्लेस Vn इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर गाल्वा फील्ड 2। तो गाल्वा फील्ड 2 हमने देखा, उसमें दो एलिमेंट डिफाइन होते हैं 0 और 1। तो अगर मैंने कोई भी इसमें एडिशन किया, मॉडुलो 2 एडिशन वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो उसी सेम फील्ड में आ जाएगा। टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड, एडिशन एंड स्केलर प्रोडक्ट। एडिशन जैसे मैंने बताया, जब मैं दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ v प्लस यू, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होगी इसकी। अगर समझे मैंने 1 0 0 1 ऐड किया और 0 1 1 1 ऐड किया, तो इसकी आउटपुट जो आएगी 0 1 1 1, ये इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिकली गाल्वा फील्ड 2 टाइप के एडिशन और स्केलर प्रोडक्ट है। आप ए को कोई भी ए को v से मल्टीप्लाई करोगे तो ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो दो ऑपरेशंस डिफाइंड है, एडिशन और स्केलर प्रोडक्ट। तो एग्जांपल अगर V4 की बात करूं, वेक्टर स्पेस 4 की बात करूं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 16 हो जाएंगे। तो जैसे 16 नंबर ऑफ 16 ये हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और अगर मैं कोई भी वेक्टर को ऐड करूं, जैसे 0 1 1 0 को 1 1 0 0 से ऐड करूंगा, तो ये 1 0 1 1 इसी एलिमेंट का पार्ट होगा, इसी वेक्टर स्पेस का पार्ट होगा। जैसे 1 0 1 1 होगा तो 1 0 1 1 इसी में इसका पार्ट है, ये वाला। सिमिलरली स्केलर प्रोडक्ट अगर मैं बताऊं तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करूं 0 1 1 0 तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 0 1 1 0 आ जाएगा। तो ये एक बेसिकली गाल्वा फील्ड या वेक्टर स्पेस समझने का तरीका है। सेट ऑफ ऑल बाइनरी एंड टू प्लेस Vn इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर गाल्वा फील्ड 2। तो गाल्वा फील्ड 2 के ऊपर ये Vn वेक्टर स्पेस है। अ सबसेट, अब मैं डिफाइन करूंगा सबसेट ऑफ Vn सबस्पेस इज अ सबस्पेस। अगर एक सबस्पेस में डिफाइन करूं एक सबसेट S को Vn का सबस्पेस तभी मैं बोल सकता हूं जब ऑल जीरो वेक्टर्स आर इन S। तब ऑल जीरो वेक्टर्स जो होता है वो S में रहेगा और एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स विल ऑल्सो बी इन द सेम सबस्पेस। तो जैसे मैं दो वेक्टर को ऐड करूंगा वो भी सेम सबस्पेस में रहेगा। और यही दो कंडीशन है लीनियर ब्लॉक कोड्स के लिए। तो हम आगे जाके देखेंगे कि हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं लीनियर ब्लॉक कोड्स, बट ये जो प्राइमरी कंडीशंस है, ये जो मुख्य कंडीशंस है लीनियर ब्लॉक कोड्स के लिए। तो एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं, ये जो सबस्पेस है, ये है सबस्पेस ऑफ V4। जो सबसेट है V4 का, सबसेट है V4 जो आपका आपने पिछली स्लाइड में देखा, 2 to the power 4 16 नंबर ऑफ वेक्टर्स थे उसमें, और उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये कैसे मानेंगे ये सबस्पेस है, सबसेट जो है V4 का, क्योंकि अगर दो कोई भी एलिमेंट ऐड करो, समझे मैंने ये दोनों को ऐड किया, तो थर्ड एलिमेंट जो जनरेट होगा वो इसी स्पेस में होगा। अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो V3 जनरेट होगा, जब V1 प्लस V2 करूँगा तो V3 हो जाएगा। अगर V1 प्लस V3 करूँगा तो V2 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे इस तरह से कोई भी आप वेक्टर को जनरेट कर सकते हो, जो भी आप वेक्टर जनरेट होगा उसी सेम सबस्पेस में होगा। तो एक मेन कंडीशन है लीनियर ब्लॉक कोड्स के लिए, ऑल जीरो वेक्टर्स शुड बी इन द सेम सबस्पेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स should be also in the same subspace. The sum of any two vectors should be in the same subspace. तो ये दो कंडीशन जस्टिफाई करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में। जैसे मैंने बताया कि मैपिंग आप किस तरह से करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीनियर ब्लॉक कोड्स का इनकोडिंग। जो हमने पढ़ा कि आपकी जो नंबर ऑफ कोड वर्ड्स है वो नंबर ऑफ मैसेज, ये है नंबर ऑफ मैसेज सीक्वेंसेस है, सपोज आपकी 8 है, और नंबर ऑफ कोड वर्ड जो हमने देखा वो 64 है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस 64 है। आप ये 8 मैसेज सीक्वेंसेस को किस तरह से 8 डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस से मैच करोगे आउट ऑफ दिस 64। फ्रॉम k टुप्ले मैसेजेस टू k डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ n टुप्ले वेक्टर स्पेस। ये बहुत ही, जैसे ये n टुप्ले वेक्टर स्पेस है, कंप्लीट n टुप्ले वेक्टर। अगर मैं एग्जांपल लूं n इक्वल टू 6 का, तो ये हो जाएगा 64 एंड 2 प्लेस है। तो इसके अंदर जो भी दिख रहा है बड़े वाले सर्कल के अंदर वो 64 डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस है। ठीक है, ये हो गया बड़ा वाला सर्कल। अब छोटे वाले सर्कल की बात करो, साइज ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैसेज वेक्टर्स। ये छोटा वाला सर्कल जो है वो मैसेज वेक्टर का सीक्वेंस। अगर मैं k इक्वल टू 3 की बात करूं, जो हमने 6,3 कोड पढ़ा था, तो ये हो जाएंगे आपके 8 एंड 2 प्लेस।
ठीक है, ये 8 मैसेज कोडवर्ड्स है जो आप 64 में से सिलेक्ट करना चाहते हो। द एन टू प्ले कोडवर्ड कन्वर्टेड फ्रॉम के टू प्ले मैसेज, तो आपके एक मैसेज से आपने एक कोडवर्ड निकाला, वो ये कोडवर्ड है। तो ये जैसे हमने ये 6 बिट कोडवर्ड्स, ठीक है, ये 6 बिट्स कोडवर्ड है। और जो रिमेनिंग है सर्कल के बाहर है वो रिडंडेंट कोडवर्ड्स है जो यूज नहीं होंगे, रिडंडेंट एंड टू प्ले वेक्टर जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे n की वैल्यू आपकी 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस हो जाएंगे 2 टू द पावर n, वो हो जाएंगे 64, 2 टू द पावर 6 यानी 64 हो जाएंगे। आपकी मैसेज बिट्स है वो है 3, सॉरी, तो आपके टोटल नंबर ऑफ मैसेज सीक्वेंस हो जाएंगे मैसेज होंगे 8, ठीक है। तो आपकी 8 मैसेज सीक्वेंसेस 64 डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस है, तो आपको ये 8 मैसेज को 64 में से कोई 8 कोडवर्ड्स सिलेक्ट करने हैं। तो ये 8 यहां आ जाएगा फॉर एग्जांपल, और 50 64 माइनस 8, तो 64 माइनस 8 वो आपके रिडंडेंट एंड टू प्ले वेक्टर से जिसका कोई उपयोग नहीं होगा, ये हो जाएंगे आपके 56 यहां पर, ठीक है। तो ये जो पूरे कोडवर्ड 64 है, जो 8 आपने 64 में से कुछ 8 कोडवर्ड सिलेक्ट किए हैं जो 1-to-1 मैपिंग प्रोग्राम करेंगे मैसेज के साथ कोडवर्ड का। तो ये बेसिकली इसका तात्पर्य इस तरह से यहां पर ये है। सो लीनियर ब्लॉक कोड एग्जांपल जैसे मैंने बताया, इसका एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूँ 6,3 वाला, और नंबर ऑफ मैसेज वेक्टर जो है वो 8 है। वेक्टर स्पेस जो है वो V6 का वेक्टर स्पेस है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस 64 है। लेंथ ऑफ कोडवर्ड जो है वो 6 है। नंबर ऑफ एन टू प्ले वेक्टर्स वो है 64 डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस जिससे हम कह रहे थे। फाइंड द 3-डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ V6, हमें 3-डायमेंशनल सबस्पेस निकालना V6 का, दैट कंस्टिट्यूट्स द कोडवर्ड वेक्टर्स फॉर द मैसेज वेक्टर्स एंड फाइंडिंग, जो मैंने लास्ट लाइन में, देन फाइंडिंग 8 6 टू प्लेस सबस्पेस इन 64 6 टू प्लेस वेक्टर स्पेस। हमें एक सबस्पेस निकालना है, जो बड़ा वेक्टर स्पेस है 64 का, उसमें से एक 8 जो 6 टू प्लेस का सबस्पेस निकालना है, दैट विल एक्ट एज अ योर बेसिकली कोडवर्ड सीक्वेंसेस। यही एक मैपिंग प्रॉब्लम है लीनियर ब्लॉक कोड्स का। तो जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया, ये मैपिंग हमने कर दिया 000 से कोडवर्ड का। तो आप देखोगे यहाँ 8 मैसेज वेक्टर्स है, यानी 3-डायमेंशनल वेक्टर्स है बेसिकली। तो इसमें बेसिकली, और इसमें हमने 8 कोडवर्ड्स निकाल लिया है। V6 में से 8 कोई कोडवर्ड्स जो मैपिंग कर रही है 8 मैसेजेस का, वो निकाल लिया। इट कंटेन, जैसे ये देखोगे आपने, अगर लीनियर ब्लॉक कोड से कंडीशन सेटिस्फाई, इसमें एक 0 कोडवर्ड भी है, और इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ऑल जीरोस वेक्टर्स, ये पहले वाली है। सेकंड कंडीशन थी कि सम ऑफ any 2 vectors should be in the same subspace। तो आप ये भी देख सकते हो, कोई भी आप 2 वेक्टर ऐड करोगे इसमें से, इस दोनों को ऐड किया तो उसका आउटपुट जो आएगा वो सेम सबस्पेस में होगा। आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आप बेसिकली दोनों को ऐड करोगे तो आपको सेम कोई एक वेक्टर मिलेगा जो उसी सबस्पेस में है। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी दिस इज बेसिकली कंडीशन, दिस इज अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर द सबस्पेस एंड द लीनियर ब्लॉक कोड्स। अगर k की वैल्यू स्मॉल है, जैसे k की वैल्यू यहाँ पर 6 थी और 64 है, तो ये लुकअप टेबल के जरिए से आप आराम से मैपिंग कर सकते हो, क्योंकि एज लॉन्ग एज दीज 2 कंडीशन सेटिस्फाइड, जैसे 2 कंडीशन में एक ऑल जीरोस वेक्टर होनी चाहिए सेम सबस्पेस में, और एक सम ऑफ एनी 2 वेक्टर शुड बी द वेक्टर इन द सेम सबस्पेस। ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो मैपिंग आराम से आप, अगर k की वैल्यू, जैसे इस केस में k की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 6 है, आराम से आप मैपिंग कर सकते हो। लेकिन ये मैपिंग तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब k की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो और n की वैल्यू उससे भी लार्ज हो।
when k is large, the memory size required would be very large and hence lookup table implementation becomes prohibitive. यानी अगर आप k की वैल्यू ज़्यादा लार्ज है तो मेमोरी साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें आपकी फिर 1-to-1 मैपिंग करना मैनुअली लुकअप टेबल देख के इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. एग्जाम्पल जैसे 127,92 कोड की अगर बात करूँ, जहाँ n की वैल्यू 127 है और k की वैल्यू 92 है, इस तरह के कुछ कोडवर्ड्स में इसकी जो 1-to-1 मैपिंग करना इतना आसान नहीं होता है. तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव तकनीक ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम ये आराम से 1-to-1 मैपिंग मैसेज की कोडवर्ड के साथ कर सके. तो ये हम देखेंगे बेसिकली हम किस तरह से इसको एक जनरेटर मैट्रिक्स के माध्यम से किस तरह से अच्छी तरह समझ सकते हैं और किस तरह से 1-to-1 मैपिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में और विस्तार में पढ़ेंगे. तो बस आज के लिए इतना ही, जहां हमने पढ़ा बेसिकली एक कोडिंग के बेनिफिट्स और किस केसेस में कोडिंग का बेनिफिट्स ले सकते हो, और हमने एक इंट्रोडक्शन दिया लीनियर ब्लॉक कोड्स का. आगे जाके हम देखेंगे कैसे हम 1-to-1 मैपिंग कर सकते हैं मैसेज बिट्स का कोडवर्ड के साथ बाय एक्सप्लॉइटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स और जनरेटर मैट्रिक्स. धन्यवाद.